हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और आज हम अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर पे हैं। पहले 2 चैप्टर्स हम क्लियर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने अभी तक मेरी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कॉमर्स क्लासेस के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने थर्ड चैप्टर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। हम इससे पहले वाली 2-3 क्लासेस में पहले कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट सारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनके ऊपर बेस्ड है अकाउंटिंग। इन्हीं के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो आज हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इस कंसेप्ट में होता क्या है। देखिए, मनी से इसमें नाम आ रहा है मनी का, तो आप समझ गए होंगे मनी से रिलेटेड है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अज्यूम्स दैट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर मेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ इन द करेंसी ऑफ कंट्री। जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी हम मनी के टर्म्स में करते हैं, राइट। और हम अपनी करेंसी में करेंगे क्योंकि हम इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी इंडिया की करेंसी है रुपी, तो हम रुपीज़ में हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को करेंगे। इन इंडिया सच ट्रांजैक्शंस आर मेड इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है। हैंस एज पर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो ट्रांजैक्शंस है ना वो मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड होंगी। मान लीजिए आपने कोई भी गुड्स खरीदे हैं रॉ मटेरियल के उस पर, तो वो आप उसमें ये तो लिखोगे कि आपने गुड्स खरीदा है, लेकिन आप उसको मनी की टर्म्स में मेज़र करोगे कि कितने के गुड्स खरीदे हैं। सपोज़ आपने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो आप उन 10,000 रुपीज़ को ही रिकॉर्ड करोगे। ये नहीं है कि सिर्फ आप उसमें इतना लिख के छोड़ दोगे कि हमने गुड्स खरीदे, दैट्स इट। नहीं, हमें मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करना होता है, तो हम उसमें लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स दैट कैन बी टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो ट्रांजेक्शन्स जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड हो, मेज़र कर सकते हैं, वही रिकॉर्ड होंगी हमारी अकाउंट्स की बुक में, ठीक है, जिन्हें हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ ले लीजिए, अकाउंटिंग जो है ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़ा हो रहा है, राइट। कोई भी क्वेरल है हमारे उसमें बिजनेस में लगा लीजिए या फिर किसी भी बीच में लगा लीजिए, कोई झगड़ा है, कोई भी क्वेरल है किसी के भी बीच में, तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आप किसी भी एक चीज़ को ये ले लें कि कॉम्पिटिटर को भी, मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर के साथ आपका राइवल है, जो भी हमारी मार्केट में कंपटीशन होता है, उस चीज़ से भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या इन्फॉर्मेशन देगा, क्या रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ वो चीज़ें जो मनी के टर्म्स में है। तो किसी के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है या कोई कंपटीशन है, कहीं पे कोई स्ट्राइक हो गई, वो चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपने अकाउंट्स की बुक में, राइट। अब देखिए एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज़, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 रुपीज़, रेंट पेड 2,000 रुपीज़। ये चीज़ें एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना हम मनी की टर्म्स में, तो हम ये लिखेंगे दिस कैन बी रिकॉर्डेड। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने 10 चेयर्स परचेज़ की हैं, तो आप सिर्फ ये 10 चेयर्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे बुक में कि आपने सिर्फ लिख दिया कि 10 चेयर परचेज 10 चेयर्स। नहीं, आप इनका अमाउंट, सपोज ये 10 चेयर्स आपने 200 रुपीज़ की परचेज़ की है, तो आप ये जो रुपीज़ है ना, ये हमारी अकाउंट्स की बुक में चढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको कि मनी मेजरमेंट में सिर्फ जो मनी रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जो मनी में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, उन्हीं को हम अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल या कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट स्टेट्स दैट all the transactions recorded in the books of accounts should be based on the assumption that जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है हमारे अकाउंट्स की बुक में, वो इस अजम्पशन पे बेस होती हैं कि जो प्रॉफिट है ना इन ट्रांजैक्शंस का, इज़ टू बी एसर्टेन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जो भी हमारा प्रॉफिट, हम एक बात देखिए, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस करते हैं। और हम अगर आखिर में अपने अकाउंट्स की बुक्स को बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं हर चीज़, तो क्यों कर रहे हैं,
यही देखने के लिए ना कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, यही जानने के लिए तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं अपना। तो इस अकाउंट्स को बनाने का, रिकॉर्ड करने का मेन क्या अजम्पशन होती है कि जो हम प्रॉफिट को हम एसर्टेन करेंगे ना, मतलब ये जानेंगे कि प्रॉफिट कितना, वो हम कब जानेंगे, वो हम अकाउंटिंग पीरियड्स में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि सपोज़ आपने आज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप उसमें अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, बट आप कभी 6 महीने में अपने प्रॉफिट को जान रहे हो कि कितना प्रॉफिट हुआ, कभी आप 2 साल में पता लगा रहे हो। तो एक ऐसा नहीं होगा कि आप जब आपका मन किया आपने तभी भी रिकॉर्ड्स को उठाया और अपने प्रॉफिट को वो कर लिया, बैलेंस शीट बनाई और प्रॉफिट जान लिया। नहीं, कुछ अकाउंटिंग पीरियड होता है कि आप उसी टाइम पे उस प्रॉफिट को जानेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप कभी भी ये प्रॉफिट को ना बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद एसर्टेन कर रहे हो, या सपोज़ आपने 5 साल बाद एसर्टेन किया प्रॉफिट को कि ये जाना है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, तो वो कितना यूज़ में आएगा, प्रोप्राइटर के भी, ऑनर के भी, या जो बाहर इन्वेस्टर्स हैं उनके भी, या गवर्नमेंट के भी कुछ यूज़ में है वो 5 साल पुराना प्रॉफिट। अगर आप देख रहे हो पक्के 5 साल में कितना हुआ है, क्योंकि अगर आप इतने लंबे टाइम के बाद प्रॉफिट को देख रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो अपना, तो फिर वो किस काम का कि हम कुछ डिसीजंस ही ना ले पाएँ। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट आप 5 साल बाद निकाल रहे हो और आपका निकल रहा है लॉस, तो वो कुछ काम का हुआ। अगर आप उसे अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने में या फिर 1 साल में निकाल लेते तो आपको पता चल जाता ना कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस हुआ है तो हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं, राइट, तो आपको पता चल जाता। तो क्या होता है, इस कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ना, शुड बी प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो हमें पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, राइट, इन्हीं से हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो है ये प्रिपेयर होने चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पर्पज़ लाइक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब इनसे हमें प्रॉफिट का पता चलता है, लॉस का, टैक्स का, बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो हम ये रेगुलर इंटरवल्स पे करना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि जब मर्जी आया जब उठा के अकाउंट्स की बुक और बैलेंस शीट बना के बैठ गया, राइट। दिस कंसेप्ट assumes that business indefinite life is divided into 2 parts. These parts are termed as accounting periods. तो कुछ पार्ट्स में बटी हुई है बिजनेस की जो लाइफ है। इट कैन बी 1 मंथ, आप 1 महीने में भी अपना प्रॉफिट जान सकते हो। ऑब्वियसली बात है, आप 1 महीने में जैसे सबको सैलरी मिलती है, तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो भी ये जानेगा कि मुझे 1 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है। 3 मंथ्स का भी पीरियड होता है, 6 मंथ्स का भी पीरियड होता है। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, 1 year is considered as an accounting period which may be as a calendar year और financial year। जो बिज़नेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है जो हम पढ़ रहे हैं, बिज़नेस का अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 ईयर का, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। द ईयर दैट बिगन्स, ये ईयर वैसे तो हमारा नॉर्मली ईयर 1 जनवरी से बिगन होता है और ख़त्म हो जाता है 31 दिसंबर में, ठीक है। बट जो कैलेंडर ईयर है ये, बट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना वो स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल से, जो कि नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होगा। तो ये याद रखिएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर से स्टार्ट। यूजुअली क्या होता है, जैसे हम क्या 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, राइट। बट जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जैसे बोलते हैं अगर अकाउंटिंग के टर्म में हम बोले तो नया साल जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होता है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, राइट। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या होता है, द टर्म रियलाइजेशन कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, जो भी हमें फ़ायदा होता है, जो हम पैसे कमाते हैं किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से, शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज़ कीजिए आपने अपनी गुड्स की सेल कर दी 10,000 रुपीज़ में, बट क्या हुआ, जिन्होंने आपसे परचेज़ किया था रिटेलर ने बल्क क्वांटिटी में 10,000 में, उन्होंने क्या किया, आपको 5,000 तो कैश दे दिया उसी टाइम पे, बट उसने क्या किया, जो 10,000 का जो उसने परचेज़ किया था ना, उसमें से उसने 5,000 तो आपको इन हैंड दे दिया कैश ये, बट जो बाकी का 5,000 था ना, उसने बोला कि मैं आपको ना नेक्स्ट मंथ दे दूँगा, ठीक है। 1 मंथ क्रेडिट पे उसने आपसे ये गुड्स ले लिए कि मैं 1 महीने बाद आपको ये जो बचे हुए 5,000 है ना, ये मैं आपको दे दूँगा। बट होता क्या है,
कि जैसे मान लीजिए जो 5000 आपको मिला है ना, सिर्फ वही आप अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जो बचा हुआ जो क्रेडिट पे जो 5000 था, वो जब तक आपके पास नहीं आ जाता है पैसा, तब तक आप उसे अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ। अब मान लीजिए अगर आप 7000 का होता, वो 3000 आपको दे देता, बट 7000 वो बोलता है कि मैं 1 महीने बाद दूंगा, तो जो बचा हुआ जो 7000 ना, वो आपका सेल तो हो चुका है, वो आपके पास पैसा तो आएगा, बट आप उसको अभी रिकॉर्ड्स में नहीं डालेंगे। जो 3000 आपके पास आया है, जो 3000 जो इन हैंड आपके पास कैश है, सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। यही इसका मतलब है कि जो हमारे पास पैसा रिसीव होगा ना, तभी वो हम, जब वो रियलाइज़ हो जाएगा, जब हमारे पास आ जाएगा, जब हम उसको रिसीव कर लेंगे, तभी हम अकाउंट्स की बुक में डालेंगे। द टर्म रियलाइजेशन इम्प्लाइज द क्रिएशन ऑफ अ लीगल राइट टू रिसीव मनी। इसका मतलब, रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? रिसीव टू, राइट टू रिसीव मनी, जब मनी हमारे पास रिसीव हो जाएगी। Hence, it should be noted that selling goods is considered as realization, whereas receiving order is not considered as realization. जब हम गुड्स को सेल करते हैं ना, वो हमारा रियलाइजेशन होता है, क्योंकि उसके बदले में हम रिसीव करेंगे। ठीक है, जब ऑर्डर रिसीव हो रहा है ना, उसको हम रियलाइजेशन नहीं मानेंगे। कि मान लीजिए आपको ऑर्डर दे दिया किसी ने कि हाँ मेरे को 10,000 के गुड्स लेने हैं, तो ऑर्डर देने से इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो पक्का आपसे ले ही लेगा, परचेज़ कर ही लेगा, नहीं ना। अगर आपने गुड्स को सेल किया है, अगर उसने आपसे परचेज़ किया है, तो ही आप उसमें रियलाइजेशन वो मानेंगे कि हाँ हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स द रेवेन्यू कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। मैंने भी आपको बताया ना, जब कैश हम रिसीव कर लेंगे, तभी हम रेवेन्यू रियलाइज्ड मानेंगे। राइट टू रिसीव कैश ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन क्रिएटेड। इसमें यही माना जाता है कि जब हम कैश को रिसीव कर लेंगे, तभी हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। नेक्स्ट में हम मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।